गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप ठीक ही होंगे। तो कल हमारा खत्म हो गया था विज्ञान की परिभाषा, विज्ञान के क्षेत्र, विज्ञान के प्रकार। अब आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ यानी कि मैटर। ठीक है, तो पदार्थ की परिभाषा है हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो पदार्थ कहलाता है। हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरती हो। हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा जो निश्चित स्थान घेरती वो क्या कहलाएगा? पदार्थ। हर वो वस्तु जिसका द्रव्यमान हो तथा जो निश्चित स्थान घेरती हो पदार्थ कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे हाथ में मार्कर है, ये भी एक पदार्थ है। तो पदार्थ को सर्वप्रथम किसने तोड़ा? पदार्थ को सर्वप्रथम तोड़ा डाल्टन ने। इसमें एटम में, यानी कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके उन्होंने एटम यानी कि परमाणु के फॉर्म में दिखाया। तो पदार्थ को सर्वप्रथम पदार्थ को तोड़ा डाल्टन। पदार्थ को डाल्टन ने तोड़ा, इसमें एटम। डाल्टन भाई साहब ने क्या किया? डाल्टन भाई साहब ने किया, पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डाला और उसको इतना तोड़ा कि जब तक वो एक बारीक कण में न विभक्त हो जाए। अब उन्होंने कहा इससे आगे अब हम नहीं तोड़ सकते, इससे आगे इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता है, इससे आगे इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता है। तो उन्होंने उसको एटम नाम दिया। एटम का मतलब एटम का मतलब नॉट, ए मतलब नॉट, टम मतलब डिविजिबल। ठीक है। डाल्टन ने क्या किया? उन्होंने पदार्थ को छोटे बारीक टुकड़ों में तोड़ डाला। उन्होंने उसको इतना तोड़ा कि जब तक वो और ज्यादा ना टूट सके। तो एक स्थिति ऐसी है कि उससे ज्यादा अब पदार्थ को नहीं तोड़ा जा सकता है। एक स्थिति ऐसी है कि इससे ज्यादा पदार्थ को नहीं तोड़ा जा सकता है। तो उसको उन्होंने एटम कहा। एटम मतलब नॉट, टम मतलब डिविजिबल। ए मतलब नॉट, टम मतलब डिविजिबल। एटम दो शब्द से मिलकर बना है नॉट डिविजिबल। इसका मतलब इससे आगे अब अविभाज्य नहीं हो सकता है, इससे आगे अब हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है। तो परमाणु उन्होंने उसको एक डिफिनेशन दिया कि परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। उन्होंने एटम मतलब परमाणु होता है। परमाणु को उन्होंने कहा परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। डाल्टन भाई साहब ने कहा कि परमाणु पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है। अब इससे ज्यादा इसको नहीं तोड़ा जा सकता। लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु को तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु को हम तोड़ सकते हैं किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। लेकिन बाद में पता चला कि परमाणु को तोड़ा जा सकता है किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। बाद में पता चला कि परमाणु को हम तोड़ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है क्या? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने? थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी थॉमसन ने, हिंदी में कहा थॉमसन। प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। इसको याद करने का ट्रिक है
पर गिरकर नाच, ईंट पर गिरकर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। तो इसका मतलब एक ट्रिक है, ईंट पर गिरकर नाच। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक। यहाँ तक ले लीजिए, क्लियर है। रेस करते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद 3 मॉडल पढ़ना है हम लोगों को, जिसमें थॉमसन का मॉडल, परमाणु मॉडल, और थॉमसन के मॉडल क्या कमियां रह गई, फिर उसके बाद रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, फिर उसके बाद में बोहर का परमाणु मॉडल। उसके बाद में जो बोहर का परमाणु मॉडल हो जाएगा तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो ये मॉडल बहुत जरूरी है पढ़ना। ये मॉडल पढ़ने के बाद ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने की संभावना है। पहले मॉडल पढ़ लीजिए, थोड़ा बेसिक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल जो था, थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था वो तरबूज, उसको तरबूज मॉडल भी कहते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। हिंदी में तरबूज मॉडल, इंग्लिश में कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, तो परमाणु एक धनावेशित गोला है तथा इलेक्ट्रॉन इसमें बीच में धंसे होते हैं। परमाणु एक धनावेशित गोला है तथा इलेक्ट्रॉन इसके बीच में धंसे होते हैं। देखो क्या था, थॉमसन का परमाणु मॉडल, हेड डाल दे पहले, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल जब दिया तो उन्होंने तरबूज मॉडल पर बेस दिया, यानी प्लम पुडिंग मॉडल पे बेस दिया। उसकी समझ लीजिए एक प्रकार से उन्होंने कॉपी दी। इस तरह तरबूज में बीज धसे होते हैं और चारों तरफ उसकी मतलब रेड पार्ट होता है, तो रेड पार्ट को उन्होंने पॉजिटिव माना और जो बीज को उन्होंने इलेक्ट्रॉन माना, रेड पार्ट को पॉजिटिव यानी प्रोटॉन माना, और जो उसके अंदर जो बीज धसे होते हैं उसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन माना। क्या माना? इलेक्ट्रॉन माना। ठीक है, तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से दिया था। ये हो गया आपका रेड पार्ट, रेड मार्कर से बनाना और क्लियर हो जाएगा। ये हो गया पॉजिटिव पार्ट, अब पॉजिटिव पार्ट के बीच में उन्होंने इस प्रकार से माना कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे इसमें बिखरे हुए होते, ऐसे ऐसे इसमें बिखरे हुए होते हैं। तो उन्होंने रेड पार्ट को इन्होंने इसको धनावेशित गोला, यानी ये पूरा का पूरा पॉजिटिव पार्ट है रेड वाला, और उसके अंदर ये निगेटिव पार्ट इलेक्ट्रॉन को दर्शाता है और ये पॉजिटिव पार्ट प्रोटॉन को दर्शाता है। तो उन्होंने कहा परमाणु एक धनावेशित गोला है तथा इलेक्ट्रॉन इसके बीच में धंसे होते हैं। इन्होंने कहा परमाणु एक धनावेशित गोला होता है तथा इलेक्ट्रॉन इसके बीच में धसे होते हैं। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ये उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है ना। उन्होंने कहा परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। उन्होंने ये बहुत अच्छी बात कही। ये थ्योरी आज तक गलत सिद्ध नहीं हुई। ऊपर वाली गलत भी सिद्ध हो गई, लेकिन ये वाली नहीं सिद्ध हुई। ठीक है, और कहा परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, अर्थात परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन होंगे
जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो दोनों बराबर होकर यहाँ पे उदासीन हो जाएंगे। उदासीन यानी पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के चार्ज को खत्म कर देंगे, तो ये उदासीन हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, अर्थात परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, अर्थात परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है, अर्थात परमाणु वैद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, इन्होंने इतना बताया, लेकिन इन्होंने इनकी एक कमी थी, इनकी एक कमियां थी कि न्यूट्रॉन की खोज के बाद उसकी उचित स्थिति ना दर्शा पाना। इन्होंने कहा था कि या फिर परमाणु एक घना जैसे गोला है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं, और या फिर परमाणु कुछ इस प्रकार का हो कि जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज हो, जितने प्रोटॉन हो उतने इलेक्ट्रॉन 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 हो, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन हो। तो इसमें उन्होंने न्यूट्रॉन की स्थिति नहीं दर्शाई, जबकि हालांकि परमाणु में न्यूट्रॉन भी होते हैं। तो उस समय न्यूट्रॉन की खोज के बाद, उस समय तो उसकी खोज हुई नहीं थी, लेकिन न्यूट्रॉन की खोज के बाद जब न्यूट्रॉन की खोज हुई तो उसकी उचित स्थिति न दर्शा पाना, उन्होंने इसमें न्यूट्रॉन की स्थिति ही नहीं बताई कि न्यूट्रॉन कहाँ है, सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की स्थिति उन्होंने बताई। तो ये थ्योरी तो यहीं फेल हो गई, ये थ्योरी फेल हो गई। लेकिन जो ये पार्ट है, ये पार्ट आज भी प्रचलन में है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। जितने प्रोटॉन होंगे परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, एक उदासीन परमाणु में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो ये गलत सिद्ध हो गया, ये भी गलत सिद्ध, परमाणु उदासीन, ये तो सही था। ये थ्योरी यहीं फेल हो गई। इनकी कमियां ये थी कि न्यूट्रॉन की खोज के बाद उसकी उचित स्थिति न दर्शा पाना। न्यूट्रॉन के बाद उसकी उचित स्थिति न दर्शा पाना। अगले स्क्रीनशॉट, टेक स्क्रीनशॉट, रेज करें। अब हम पढ़ेंगे दूसरा मॉडल है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। तो चूंकि ये मॉडल रदरफोर्ड ने नहीं दिया था, उनके स्टूडेंट हैं जिसका नाम है ग्रीगर मार्टन। उनके स्टूडेंट का नाम क्या है? ग्रीगर मार्टन। ग्रीगर मार्टन। अब चूंकि इस मॉडल को ग्रीगर मार्टन ने दिया था, इसलिए इसको कहेंगे ग्रीगर मार्टन प्रयोग। ग्रीगर मार्टन प्रयोग। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि रदरफोर्ड के नाम पे ये मॉडल क्यों पड़ा? तो ग्रीगर मार्टन जो थे वो रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, उनके अंडर में पीएचडी कर रहे थे उस समय। ग्रीगर मार्टन ने इनके छत्र छाया में, ग्रीगर मार्टन ने रदरफोर्ड की छत्र छाया में ये एक्सपेरिमेंट दिया, अल्फा प्रकीर्णन एक्सपेरिमेंट ग्रीगर मार्टन रदरफोर्ड की छत्र छाया में दिया, यानी कि दोनों ने मिलकर फिर वर्क किया उस पर। ठीक है, लेकिन दिया था ग्रीगर मार्टन ने और रदरफोर्ड की छत्र छाया में दिया था, तो रदरफोर्ड के नाम पर भी ये मॉडल पड़ा। अब इसमें जो है पहले प्रयोग किया गया, उसके बाद प्रयोग करने के बाद जो परीक्षण है वो ऑब्जर्व किया गया। पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ, फिर उसके बाद में उस बेस पे इन्होंने रिजल्ट दिया। पहले क्या दिया था? पहले इन्होंने प्रायोगिक व्यवस्था की, यानी एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया। उसके बाद परीक्षण किया कि कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, किस बेस पे एक्सपेरिमेंट हुआ, उस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, उस ऑब्जर्वेशन के अनुसार, क्या कह सकते हैं, उस परीक्षण के अनुसार फिर उन्होंने उसके परिणाम को दिया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, तो इसको 3 स्टेप में समझ लीजिए, हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, रिजल्ट। तो पहले सर्वप्रथम उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, सर्वप्रथम एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार किया था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप
ठीक है, जिसको कहते हैं परायौगिक व्यवस्था, परायौगिक व्यवस्था। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट सेटअप में क्या किया, इन्होंने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, उस रेडियो एक्टिव पदार्थ को गोल्ड के पन्नी पर, गोल्ड के सोने की पतली पन्नी पर, उस मतलब सोने की पतली पन्नी पर जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, अब रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं उसमें स्वतः उत्सर्जन होता है, यानी उसमें से किरणें खुद ब खुद निकलती हैं, किसी सोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें से किरणें स्वतः निकलती हैं। तो मतलब जो रेडियो एक्टिव पदार्थ था उसको गोल्ड के पतली पन्नी पर उसका बौछार करवाया, ठीक है। अब इसकी उपस्थिति में इन्होंने लिया गोल्ड, इन्होंने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, गोल्ड लिया, और जिंक सल्फेट की प्लेट ली, जिसको कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, एक स्लिट ली और एक लेड की बॉक्स ली, ठीक है। तो फिगर हम ड्रा कर रहे हैं, आप लोग के साथ ड्रा कीजिए। ये हो गया गोल्ड की बॉक्स, ली। अब इस गोल्ड के बॉक्स में उन्होंने रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा, अब ये रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन थे, तो ये रेडियो एक्टिव पदार्थ जो थे वो रेडान थे, और यहाँ पे 2 स्लिट लगाई, जिससे इन्होंने लिया लेड बॉक्स, ठीक है। ये हो गया रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव मैटर, इसको बोलते हैं हिंदी में रेडियो एक्टिव पदार्थ। एक किसका था, रेडान का था। रेडान कहाँ का है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, रेडान एस ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक के दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। रेडान लिया, फिर ये प्लेट जो थी, ये प्लेट जिंक सल्फाइड की थी, ये प्लेट जो थी जिंक सल्फाइड की थी, ये फोटोग्राफिक प्लेट थी, इसको प्रतिदीप्तिशील पदार्थ भी कहते हैं। ये थी फोटोग्राफिक प्लेट थी, इसको प्रतिदीप्तिशील इसको प्रतिदीप्तिशील पर्दा भी कहते हैं, इसको प्रतिदीप्तिशील पर्दा भी कहते हैं। अब चूंकि ये स्लिट हो गई, ये थी स्लिट, ये स्लिट थी, ठीक है। और यहाँ पे अब इतना सेटअप तैयार हो गया। अब इन्होंने अभी इस पे गोल्ड की पन्नी को नहीं रखा, इन्होंने इस पे गोल्ड की पन्नी को अभी नहीं रखा, ठीक है। इन्होंने जब इससे रेडियो एक्टिव पदार्थ यहाँ से गुजारा, यहाँ से रेडियो एक्टिव यानी अल्फा कण, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव कण यानी अल्फा कण, रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा कण निकलता है। अल्फा कण क्या होते हैं, तो हीलियम पॉजिटिव होते हैं, हीलियम +2 होते हैं, हीलियम +2 यानी हीलियम से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो हीलियम +2 हो जाएगा। हीलियम से हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें
2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो हीलियम +2 हो जाएगा। हीलियम +2 हाइड्रोजन से 4 गुना भारी होता है। हीलियम, ये समझने वाली बात है कि हीलियम +2 हाइड्रोजन से 4 गुना भारी होता है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा कण, अभी हमने सोने की पन्नी को नहीं रखा है, सोने की स्लिट को नहीं रखा है हमने। तो यहाँ से हमने रेडियो एक्टिव पदार्थ को गुजारा, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ गुजारा हम किसके अनुपस्थिति में, गोल्डन फॉइल की अनुपस्थिति में, सोने की पन्नी की अनुपस्थिति में जब हमने रेडियो एक्टिव पदार्थ के किरण को गुजारा, अल्फा किरण को गुजारा, तो पूरे के पूरे किरण जाकर के यहाँ पे स्पॉट से दिखाया, सिर्फ यहाँ पर स्पॉटिंग हुआ और कहीं स्पॉटिंग नहीं हुआ, यानी कि यहाँ सिर्फ स्पॉटिंग हुआ। जिंक सल्फाइड का जो फोटोग्राफी प्लेट जो होता है, जिंक सल्फाइड का जो फोटोग्राफी प्लेट या पर्दा जो होता है, उसका ये वर्क होता है कि अगर उस पर लाइट पड़ती है तो वहाँ पे चमक उत्पन्न करता है, वहाँ पे चमक उत्पन्न होगा। ठीक है, तो जब हमने रेडियो एक्टिव किरण को गुजारा, अल्फा किरण को गुजारा, अल्फा कण को गुजारा, तो यहाँ पे यहीं पर सिर्फ स्पॉट हुआ। लेकिन जब हमने या साइंटिस्टों ने यहाँ पर सोने की फॉइल अगर रख दे, यानी सोने की पन्नी अगर रख दे, अब ये देखा गया कि यहाँ पर अगर सोने की पन्नी रख दिया जाता है तो यहाँ से जो अल्फा किरण आती है, वो जानते हो क्या करती है, इससे टकरा कर, इसमें पास होकर के यहाँ भी चमक उत्पन्न करेगा, यहाँ भी चमक उत्पन्न करेगा, यहाँ भी चमक उत्पन्न करेगा, यहाँ भी चमक उत्पन्न करेगा। ठीक है, यानी स्पॉट यहाँ भी देखने को मिलेगा, 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 और 20,000 में से एक स्पॉट पीछे देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर। अब आप लोग पूछ रहे हैं कि सोच रहे होंगे कि यहाँ पर स्लिट क्यों लगाया गया। अब स्लिट लगाया गया, ये जो रेज है वो सीधी डायरेक्शन में जाए, यानी अल्फा कण पुंज बने, अल्फा का जो कण निकले वो सीधी डायरेक्शन में जाए, अल्फा कण पुंज की तरह। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। टेक स्क्रीनशॉट। ये क्या था, ये स्पॉट था, या फ्लैश बोलते हैं इसको, फ्लैश यानी कि धब्बा। अब ध्यान से सुने, जब हमने रेडियो एक्टिव पदार्थ को लेड बॉक्स में सेट किया और रेडियो एक्टिव पदार्थ से जो अल्फा कण निकले वो सोने की पन्नी को पार करके कुछ अल्फा कण जिंक सल्फाइड के प्लेट पे इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए, कुछ यहाँ पर स्कैटरिंग देखने को मिला, यानी कि बिखराव देखने को मिला, यहाँ पे अल्फा कण का बिखराव देखने को मिला, और कुछ इधर चले गए, और उनमें से एक किरण 180 अंश के कोण से विक्षेपित होकर पीछे आ गया। ठीक है, कुछ 90 या उससे कम होकर के इधर उधर चले गए, कुछ तो सीधी रेखा में चले गए। ठीक है, और एक कण पीछे आ गया, वापस आ गया, बैक साइड आ गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला, पता चला कि कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल गए, यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या था, खाली था। यहां समझें, कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए, यानी परमाणु का अधिकांश भाग खाली था। अल्फा कण क्या थे, अल्फा कण हीलियम यानी कि पॉजिटिव, और कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से थोड़ा सा विक्षेपित हो गए, विक्षेपित हो गए। ठीक है, यानी विक्षेपण हुआ। तो यहाँ इससे यह पता चला कि परमाणु में कहीं ना कहीं पॉजिटिव पार्ट है, ठीक है, क्योंकि हीलियम भी पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव को कौन रिपेल करता है, दूसरा पॉजिटिव ही रिपेल करेगा। तो इससे यह पता चला कि परमाणु में कुछ पॉजिटिव पार्ट है। 20,000 में से एक अल्फा कण अपने मार्ग से वापस लौटा है, 20,000 में से एक अल्फा कण अपने मार्ग से वापस लौटा है। इससे क्या पता चला कि परमाणु में बहुत सूक्ष्म वह धनावेशित भाग है जो बहुत सूक्ष्म है, परमाणु में धनावेशित भाग है जो बहुत ही सूक्ष्म है। ठीक है, इससे पता है परमाणु में धनावेशित भाग है जो बहुत ही सूक्ष्म है। ठीक है ना, क्लियर हुआ। कुछ कण सीधी रेखा में चले गए,
जिससे पता चला परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। कुछ कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, इससे पता चला परमाणु में धनावेशित भाग है। 20,000 में से एक कण वापस चले आए। ये स्पॉट बताता है कि 20,000 में से एक कण वापस अपने मार्ग से चले आए। और ये स्पॉट बताता है कि कुछ कण सीधी रेखा में चले गए और कुछ कण विक्षेपित हुए। ये स्पॉट बताता है कि एक कण अपने मार्ग से वापस आए। इससे यह पता चला कि परमाणु में पॉजिटिव पार्ट भी है जो कि बहुत ही छोटा है। ठीक है, एक स्क्रीनशॉट पे लिखवाते हैं थ्योरी। और यहाँ से एक समझने वाली बात यह है कि ये जो गोल्डन फॉइल है, इसके जगह पे हम ले सकते हैं सिल्वर ले सकते हैं, प्लेटिनम ले सकते हैं और कॉपर ले सकते हैं। ठीक है, सिल्वर, प्लेटिनम या कॉपर। गोल्ड की जगह सिल्वर, प्लेटिनम या कॉपर भी लिया जा सकता है। और सिल्वर, प्लेटिनम, कॉपर या गोल्ड को ही क्यों लेते हैं, तो इसकी जो मतलब पीटने पे चपड़ने का जो गुण होता है इसका बहुत ज्यादा होता है। जितना पीटोगे उतना ज्यादा चिपटा होता चले जाएगा, यानी एक के ऊपर एक जो परत है वो हटती चली जाएगी, और जिससे ये बहुत ही पतला हो जाएगा, जिससे कण को पास किया जा सकता है आसानी से। ठीक है, इसलिए हम लोग इसे लेते हैं। इसे कहते हैं गोल्ड फॉइल या सोने की पन्नी। सोने की पन्नी। यहाँ लिख लीजिए अल्फा कण पुंज, अल्फा कण बीम, अल्फा कण पुंज डालें। ये तो प्रयोग था, उन्होंने प्रयोग किया और इसके आधार पर ऑब्जर्व किया। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट तो हो गया, एक्सपेरिमेंट तो कर लिया। अब इसके बाद में परीक्षण हुआ और परिणाम दिया गया। इसके बाद परीक्षण हुआ और परिणाम दिया गया। ठीक है, परीक्षण हुआ और क्या दिया गया, परिणाम दिया गया। तो क्या था, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। क्या हुआ था, यहां फिगर बना दें। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल गए। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग खाली। इसका क्या मतलब हुआ, परिणाम में दिया गया परमाणु का अधिकांश भाग खाली। अल्फा कण सीधे निकल गए, यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है, तभी तो सीधे निकल गए। और दूसरा इन्होंने क्या कहा, कुछ किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हुई। ठीक है, कुछ किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हुई। दूसरा है कुछ किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित। कुछ किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हुई। इसका मतलब यह है परमाणु में धनावेशित भाग होता है। इसका मतलब यह हुआ परमाणु में धनावेशित भाग होता है। ठीक है, कुछ किरणें सूक्ष्म कोण से विक्षेपित हुई। इसका मतलब है परमाणु में धनावेशित भाग होता है। ठीक, 20, 12, 80, 1000 में से एक अल्फा कण वापस आया। तीसरा है 20,000, 12,000, 8,000। कुछ बुक में 20,000 दिया हुआ है, कुछ बुक में 12,000 दिया हुआ है, कुछ बुक में 8,000 दिया हुआ है। ठीक है, और
कंफ्यूज नहीं होना। 20,000, 12,000, 8,000 में से एक किरण वापस उसी मार्ग से लौट आई। 20,000, 12,000, 8,000 में से एक किरण वापस उसी मार्ग से लौट आई। इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु में धनावेशित भाग है जो बहुत ही सूक्ष्म है। इसका मतलब ये हुआ वह धनावेशित भाग अत्यंत सूक्ष्म है। परमाणु में जो धनावेशित भाग है, वह धनावेशित भाग अत्यंत सूक्ष्म। और उस धनावेशित भाग को क्या कहा गया? न्यूक्लियस कहा गया। उस धनावेशित भाग को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया, नाभिक का नाम दिया। इस धनावेशित भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक का नाम दिया। इस धनावेशित भाग को रदरफोर्ड ने नाभिक का नाम दिया। नोट कर लीजिए इतना। रेज करते हैं। अब रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था, रदरफोर्ड ने ये सब एक्सपेरिमेंट किया, परीक्षण किया और परिणाम दिया। उसके बाद में रदरफोर्ड का मॉडल निकल कर आया। रदरफोर्ड का मॉडल जब हम निकल कर आया तो इस पर थ्योरी लिख सकते हैं। लिखिए, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल को प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार परमाणु का द्रव्यमान उसके केंद्र पर अत्यंत सूक्ष्म भाग में होता है। परमाणु का द्रव्यमान उसके केंद्र पर अत्यंत सूक्ष्म भाग में, उसके केंद्र पर अत्यंत सूक्ष्म भाग में उपस्थित होता है। परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके सूक्ष्म भाग में उपस्थित होता है प्रोटॉन, जिसे क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। जिसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं। नाभिक में क्या होता है? उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, ठीक है? उस समय इलेक्ट्रॉन की खोज नहीं हुई थी, तो हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बेस पर इसको करते हैं। तो देखिए, परमाणु का द्रव्यमान, बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों प्लस इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चूंकि उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी तो हम न्यूट्रॉन को नहीं लिए हैं। परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर उस समय आधारित थी। तो चूंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है बहुत कम होती है, इसको नगण्य मान लेते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या मास ऑफ प्रोटॉनों की संख्या बराबर 1837 गुना इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या का 1837 गुना भारी होता है। प्रोटॉनों की जो संख्या होती है, प्रोटॉनों का जो भार होता है, प्रोटॉनों का मास ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं 1837 गुना इलेक्ट्रॉनों के भार से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, जैसे एक 60 किलो का आदमी है और दूसरा है 120 किलो का आदमी। तो 60 किलो के आदमी से 120 किलो वाला आदमी 2 गुना भारी है। कितना गुना भारी है? 2 गुना भारी है। उसी प्रकार प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, प्रोटॉन का जो भार है 1837 गुना इलेक्ट्रॉन के भार से ज़्यादा है, 1837 गुना भारी है। अब इतनी बड़ी गिनती के आगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों का मास, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसको नगण्य मान लेते हैं। तो अब हम सिर्फ क्या लेंगे? प्रोटॉनों का द्रव्यमान। तो परमाणु का द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या। तो वही लिखा, परमाणु का द्रव्यमान से केंद्र पर अत्यंत उस भाग में उपस्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। तो परमाणु का द्रव्यमान प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि ये नाभिक में उपस्थित होता है। ये नाभिक में, प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में। तो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, पूरे परमाणु का द्रव्यमान एक छोटे से नाभिक में उपस्थित होता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट यह था, परमाणु का द्रव्यमान उसके केंद्र पर किस भाग में उपस्थित होता है। तो पहला पॉइंट था। ठीक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरा पॉइंट था नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। यानी ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ ये चक्कर लगाती है, वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाती है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। डाला? अब इन्होंने जो कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो मैक्सवेल एक साइंटिस्ट है, मैक्सवेल, इनका केमिस्ट्री ऑफ फिजिक्स में बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने जानते हो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी और पूरी की पूरी मैग्नेटिज्म विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत क्षेत्र कहते हैं और मैग्नेटिज्म को चुंबकत्व कहते हैं। इन्होंने पूरी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को डिफाइन किया था। कौन थे? मैक्सवेल। इनका केमिस्ट्री ऑफ फिजिक्स में बहुत बड़ा नाम चलता है। ठीक है। तो इन्होंने थ्योरी दी थी, इनके अनुसार यदि आवेश त्वरित होगा, यानी आवेश में त्वरण होगा, यानी वेग बदलेगा, यदि आवेश त्वरित होगा तो विकिरण उत्पन्न करेगा, तो उसकी ऊर्जा में हानि होगी। मैक्सवेल ने कहा था। मैक्सवेल के अनुसार यदि आवेश त्वरित होगा, तो विकिरण उत्पन्न करेगा। मैक्सवेल ने कहा था यदि आवेश त्वरित होगा तो विकिरण उत्पन्न करेगा, तो उसकी ऊर्जा में हानि होगी, तो उसकी ऊर्जा में हानि होगी। ये थ्योरी मैक्सवेल ने दिया था। तो उसी के बेस पे इलेक्ट्रॉन पर ये थ्योरी इलेक्ट्रॉनों पे भी लागू होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो अगर चक्कर लगाते हैं तो त्वरण तो होगा ही, वेग में बदलाव तो होगा ही, जिससे वो विकिरण उत्पन्न करेगा। अगर विकिरण उत्पन्न करेगा तो उसकी ऊर्जा में हानि होगी, अतः इलेक्ट्रॉन जाकर नाभिक से टकरा जाएगा और परमाणु खत्म हो जाएगा।
परमाणु खत्म हो जाएगा, यानी कि अस्थायी हो जाएगा। परमाणु खत्म हो गया यानी कि अस्थायी हो गया। और अगर ऐसा होता, यदि ऐसा होता तो ये भी मेटल से बने हैं, मेटल से बने हैं, मेटल यानी कि एटम से बने हैं, एटम से बने हुए हैं, यानी कि इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो है ही। अब ऐसा होता कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते और उनकी ऊर्जा में हानि होती और वो अंत में जाकर नाभिक में गिर जाते, तो आज ये मार्कर तो ये खत्म हो जाता, अस्थायी होता, तो ये मार्कर आज इतना, कल इतना बचता, परसों इतना खत्म हो जाता, 2-4 दिन बाद इतना खत्म हो जाता, इतना खत्म। यानी जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी हैं मेटल्स हैं या किसी की मेटल ऊर्जा किसी की हम बात करें, सभी में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यहाँ तक हम लोग के अंदर भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर ऐसा होता तो हम लोग भी नष्ट हो जाते, यानी कि पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाता, जबकि ऐसा नहीं होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इनकी सबसे बड़ी कमियां यही थी कि इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। क्या कौन थे? रदरफोर्ड थे। रदरफोर्ड की कमियां, रदरफोर्ड की कमियां यही थी कि इन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते तो मैक्सवेल के अनुसार उनकी ऊर्जा में वो विकिरण उत्पन्न करते, उनकी ऊर्जा में कमी आती और अंत में जाके वो नाभिक से टकरा जाते। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर यदि वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनमें त्वरण होता, जिससे विकिरण यानी ऊर्जा निकलती, अतः उनमें ऊर्जा की कमी होती और एक समय ऐसा आता, अतः इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा की कमी होती और एक समय ऐसा आता, एक समय ऐसा आता कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाता और वो खत्म हो जाता, और वे खत्म हो जाते या अस्थायी हो जाता। एक समय ऐसा आता और वे अस्थायी हो जाता, ठीक है। एक समय ऐसा आता कि वे अस्थायी हो जाते। अगर ऐसा होता तो पूरा का पूरा यूनिवर्स ही खत्म हो जाता, ब्रह्मांड खत्म हो जाता, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं होता है, तो इसका मतलब इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो गलत थी। इन्होंने जो थ्योरी दी वो यहाँ पर गलत हुई, और इस थ्योरी को कहते हैं एटम कोलैप्स पैराडॉक्स। इसको कहा गया एटम कोलैप्स पैराडॉक्स। एटम कोलैप्स पैराडॉक्स यानी कि परमाणु टूटने का भ्रम, इसको बोलते हैं परमाणु टूटने का पैराडॉक्स, मतलब भ्रम, ठीक है। अगर इसकी फिगर की बात करें तो कुछ इस प्रकार होगा, ये न्यूक्लियस हो गया, ये कोष हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब ये ऐसे आते हैं, इनकी ऊर्जा में कमी होती, इनकी ऊर्जा में कमी होती और धीरे धीरे जैसे ऊर्जा में कमियां होती जाती विकिरण उत्पन्न होता, ऊर्जा में कमियां होती जाती। एक समय ऐसा आता कि ये नाभिक से टकरा जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इस थ्योरी को गलत सिद्ध कर दिया गया यहाँ कि इन्होंने जो बताया था कि परमाणु नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये यहाँ पे इनकी थ्योरी फेल हो गई। इसके बाद में दूसरी थ्योरी आई जिसको बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। बोर ने दिया था कि इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन्होंने कहा था इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब कहाँ चक्कर लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, इन्होंने नहीं बताया था। लेकिन बोर ने कहा था इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिसके यहाँ पाई का पूर्ण ग्रोथ होगा। इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिसका मान
यन 2h एच अपन 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। ठीक है, तो कल हम लोग पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। ठीक, रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जबकि बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है और इन्हें निश्चित ऊर्जा स्तर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन्होंने रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अगर चारों चक्कर लगा तो उसकी ऊर्जा कम होगी और नाभिक में जाके गिर जाएगा। तो बोर ने कहा कि नहीं, अगर ऐसा हो तो अस्थायी होते हैं, जबकि पदार्थ अस्थायी होते हैं। तो बोर ने कहा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर नहीं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ना कि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है, इन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है और इन्हें निश्चित ऊर्जा स्तर कहते हैं। इन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है, अतः इन्हें निश्चित ऊर्जा स्तर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक, ठीक है, इन कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है, अतः इन्हें निश्चित ऊर्जा स्तर कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां उसका कोणीय संवेग h अपन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां उसका कोणीय संवेग h अपन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो, जहां उसका कोणीय संवेग h अपन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो। ये दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा। अब इन्होंने एक तीसरा पॉइंट कहा, है ना, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब इन्होंने एक तीसरा पॉइंट कहा, इन अस्थायी ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन किसी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं करता। इन अस्थायी ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते समय इन अस्थायी ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं करता। यहाँ MdR बराबर h अपन 2 पर, MdR अपन n h अपन 2 पर, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 ये कोषों की संख्या है। जहाँ n बराबर 1 2 3 4 यानी n कोषों की संख्या है। ठीक है, अब MdR क्या है? MdR क्या है, यही मन में सवाल आ रहा होगा। तो एक m द्रव्यमान की वस्तु यदि v वेग से r त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगा रही हो, एक ध्यान से सुनो, एक m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से r त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगा रही है, तो उसे केंद्र की ओर एक बल की आवश्यकता होती है।
एक यम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से r त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगा रही है तो उसे केंद्र की ओर एक बल की आवश्यकता होती है। उसे बीच में केंद्र की ओर एक बल की आवश्यकता होती है। उस बल को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। उस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है। और एमबीआर है कोणीय संवेग। एमबीआर क्या है? कोणीय संवेग। इट्स क्लियर? ये निकाल दें यहाँ से। इसको 1 2 3 4 इसका नाम दिया गया KLMN। ये कोई निश्चित नाम नहीं है। KLMN कोई निश्चित नाम नहीं है। इसको हम ABCD बोल सकते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने दे दिया KLMN, कोई लॉजिक तो है नहीं। वैज्ञानिकों ने दे दिया KLMN तो वही फॉलो हो रहा है। हम इसको ABCD भी बोल सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए ये है। एक इलेक्ट्रॉन को यम मान लीजिए। एक यम द्रव्यमान की वस्तु r त्रिज्या के, ये r है, अब v वेग से गति कर रही है। एक यम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से r त्रिज्या की ओर गति कर रही है। एक यम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से r त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगा रही है। वृत्त में चक्कर लगा रही है, यानी कि वृत्त में चक्कर लगा रही है। तो r1 यम1। ठीक। एक यम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से r त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगा रही है। अब दूसरा V2 R2 यम को आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। इलेक्ट्रॉन है, मान क्या लेना? V3 R3 यम। एक यम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से यानी एक यम द्रव्यमान की वस्तु v वेग से r त्रिज्या के वृत्त के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है। तो यहाँ कौन सा बल कार्य करेगा? अभिकेंद्रीय बल। और चूंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव न्यूक्लियस, पॉजिटिव नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो इसको अभिकेंद्रीय बल ना कह करके इसको स्थिर वैद्युत बल या कूलाम बल कहेंगे, है ना। चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसको अभिकेंद्रीय बल ना कह करके कूलाम बल कहेंगे। कूलाम बल यानी स्थिर वैद्युत बल। स्थिर वैद्युत बल, है ना। तो फर्स्ट वाला है H/2π, सेकंड वाला 2H/2π, थर्ड वाला है 3H/2π, 4H/2π। तो यहाँ हो गए MVR बराबर H/2π। तो M1 V1 R1 बराबर H/2π
m2 v2 r2 बराबर 2s/2 पाई m3 v3 m3 v3 r3 बराबर 3s/2 पाई m4 v4 r4 बराबर 4s/2। क्लियर? यहाँ तक हो गया। तो इन्होंने बहुत बढ़िया बात है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कक्षाओं की ऊर्जा निश्चित होती है, इन्हें निश्चित ऊर्जा स्तर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में दूसरा है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जहां उसका कोणीय संवेग या समान 2 पाई का पूर्ण गुणज हो। तीसरा इन्होंने कहा इन अस्थायी ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं करता है। इन अस्थायी ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं करता है। ठीक है, इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है तो इसी में चक्कर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है तो इसी में चक्कर लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इसी में चक्कर लगाएंगे। और इन कोष को इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में गुलाम बल बांधे रखता है। गुलाम बल के द्वारा ये बंधे रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो कल हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो बोर का परमाणु मॉडल है, यहीं से आगे का लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे उसमें जल कोष में, यम कोष में और यन कोष में मतलब कौन कौन से उपकोष होते हैं और उपकोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कैसे एक दूसरे में मतलब कैसे भरे जाते हैं, ये सब कल हम पढ़ेंगे। तो उसमें हुंड का नियम, आपबाउ का नियम, ये आपको बताया जाएगा। और इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम भी आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर खत्म करते हैं। और आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे थोड़ा मतलब हमारा भी मनोबल बढ़े और हम जो है आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाएँ। अभी आपका बेसिक ही चलेगा 7-8 दिन आपको बेसिक ही चलेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन भरना ये सब बता देंगे। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाता है और मतलब जो चीज़ें हैं उसमें बेसिक चीज़ें वो सब आपको बता दिया जाएगा। हाइड्रोकार्बन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दे दी जाएगी। उसके बाद हम इंटर फर्स्ट ईयर की तरफ मूव करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ के जो NCERT के क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन आपको सिखाया जाएगा। आपने